सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा का दौरा करके अम्फान तूफान से हुई तबाही का जायजा लेंगे। इस दौरान वो प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री दोनों राज्यों में राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों पर होने वाली समीक्षा बैठकों में हिस्सा लेंगे। चक्रवाती तूफान अम्फान से भारी तबाही के बाद पश्चिम बंगाल और ओडिशा में राहत और बचाव अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। ओडिशा में मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है, जबकि पश्चिम बंगाल में जान माल का ज्यादा नुकसान हुआ है और वहां एनडीआरएफ की अतिरिक्त टीमें भेजी गई हैं। राज्य में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। फिलहाल दोनों राज्यों से 7 लाख से ज्यादा लोग राहत शिविरों में हैं। एनडीआरएफ के साथ मिलकर स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य को अंजाम दे रहे हैं। भारतीय राज्यों में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान अम्फान ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी तबाही मचाई है। केंद्र सरकार ने तूफान पीड़ित ओडिशा और पश्चिम बंगाल को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस प्राकृतिक आपदा में जान माल के नुकसान पर गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीड़ितों की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करके हर मुमकिन मदद का भरोसा देने की बात कही है। इस बीच कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक में दोनों राज्यों में चल रहे राहत और बचाव अभियान की समीक्षा की गई। नुकसान का आकलन करने के लिए दोनों राज्यों में गृह मंत्रालय की टीमें भेजी जाएंगी। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने केंद्रीय मंत्रालयों और एजेंसियों के अधिकारियों को दोनों राज्य सरकारों के साथ निकट संपर्क में रहने और सभी आवश्यक सहायता जल्द से जल्द मुहैया कराने के निर्देश दिए। देश में 25 मई यानी सोमवार से घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी। शुरुआत सिर्फ 30% उड़ानों के साथ होगी। गुरुवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों के लिए बोर्डिंग के दिशा निर्देश जारी कर दिए। यात्रियों को कम से कम 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। सिर्फ वेब चेक इन ही किया जा सकेगा। यात्रियों के पास आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी होगा। यात्रियों को मास्क पहनना होगा और एक सैनिटाइजर की बोतल अपने साथ रखनी होगी। उन्हें केवल एक चेक इन बैग ले जाने की इजाजत होगी। इसके साथ ही सरकार ने किरायों की न्यूनतम और अधिकतम सीमा भी निर्धारित कर दी है। इसके लिए यात्री किरायों को उड़ान की अवधि के हिसाब से 7 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे कम अवधि की उड़ान 40 मिनट या उससे कम की है, जबकि सबसे लंबी अवधि की उड़ान 180 से 210 मिनट के बीच है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए 40% टिकटों का दाम सरकार की तरफ से तय किए गए किरायों की अधिकतम सीमा के आधे के अंदर होगा। कोरोना वायरस से निपटने को लेकर जारी लॉकडाउन और सामाजिक दूरी की सख्ती के बीच देश में जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग और कुछ नियमों के साथ चौथे लॉकडाउन में कई तरह के सार्वजनिक परिवहनों और व्यापारिक गतिविधियों के परिचालन को इजाजत दी है। इस बीच भारतीय खेल प्राधिकरण ने भी खेल गतिविधियों की बहाली के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। एसओपी में सभी प्रशिक्षुओं और खिलाड़ियों की निगरानी और सहायता देने के लिए खेल परिसरों में कोविड-19 टास्क फोर्स मुहैया कराने का फैसला किया गया है। वहीं ट्रेनिंग उपकरणों को इस्तेमाल के बाद सैनिटाइज करने और शिफ्ट में जिम का इस्तेमाल करने का भी फैसला लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड की कमान संभालेंगे। डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में आज उन्हें चेयरमैन पद की जिम्मेदारी दी जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन जापान के हिरोकी नकातानी की जगह लेंगे। मंगलवार को संस्था के सदस्य 194 देशों की महासभा ने इस फैसले पर मुहर लगा दी थी। चेयरमैन पद के लिए इस बार दक्षिण पूर्व एशिया समूह की बारी थी और बीते साल ही तय हो गया था कि ये जिम्मेदारी भारत का प्रतिनिधि संभालेगा, जिसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम का प्रस्ताव किया गया। कार्यकारी बोर्ड का चेयरमैन हर साल बदलता रहता है। डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड में 34 सदस्य होते हैं, जो तकनीकी रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र से होते हैं। भारत और चीनी सेना के बीच लद्दाख और सिक्किम से लगी सीमा पर तनातनी को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने साफ कर दिया है कि चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा से वाकिफ है।
और उसका हमेशा पालन भी करती है। भारत ने जो भी किया है अपने क्षेत्र में किया है, जबकि चीन ने हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा की जा रही गश्त 3 के काम में बाधा डाली है। भारत ने हमेशा से जिम्मेदारी से काम किया है और हम आगे भी भारत की संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत को इस मामले में अमेरिका का भी समर्थन मिला है। इसी के साथ सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।